फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। पिछले वीडियो में आपने सीखा था लेविस डॉट सिंबल बनाना जो किसी भी तत्व का होता है। उसमें से हम लोगों ने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों कवर किए थे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना जो किसी भी मॉलिक्यूल और किसी भी आयन का होता है। इसके लिए हमें सिर्फ 5 नियम याद रखने होंगे और पूरे धैर्य के साथ इनको सीखना होगा। तो शुरू करते हैं। पहला रूल, सभी परमाणुओं में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। इसका आसान सा मतलब यह है कि हमें कोई भी परमाणु लेना है, उस परमाणु के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है पहले रूल के अकॉर्डिंग। बस पहला नियम यहीं से कंप्लीट हो जाता है। इस पहले नियम को एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे CO2 एक यौगिक है और हमें इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो पहला नियम ये कहता है सभी परमाणुओं में उपस्थित संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें दो तरह के परमाणु हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो इसको जानने के लिए हमें संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आवर्त सारणी को फॉलो करना होगा। ऑक्सीजन आवर्त सारणी में छठवें वर्ग का तत्व है, जिससे यह पता चलता है कि इसके बाह्यतम कोष में संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन चौथे वर्ग का तत्व है, इसलिए इसके संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भी इसे निकाला जा सकता है। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6, इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। CO2 के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो लिखेंगे संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये बात ध्यान रखनी है, कार्बन की संख्या है 1 और ऑक्सीजन की संख्या है 2, तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा और इसमें 1 है तो 1 ही रहेगा। तो हो जाएगा 4 धन 6 गुणा 2, तो हो जाएगा 6 दूना 12, आ जाएगी संख्या 16। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, अगर किसी यौगिक में धनायन दिया है या ऋणायन दिया है तो हमें क्या करना होगा। जैसे यहाँ CO2 में ना कोई धनायन है ना कोई ऋणायन है, एक ये सिंपल सा मॉलिक्यूल है, एक यौगिक है। अगर यहाँ पे हमें दूसरा एग्जाम्पल हो, ये पहला एग्जाम्पल है और ये दूसरा CO3, यहाँ पे 2 माइनस की वैलेंसी दे दी जाए तो हम क्या करेंगे। इसके लिए दूसरा एक और नियम याद रखना है कि धनायन है तो इलेक्ट्रॉन को कम कर देते हैं, अगर ऋणायन है तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। जैसा कि CO3 में 2 ऋणायन दिए गए हैं, धनायन हो तो इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, ऋणायन हो तो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। यहाँ पर ऋणायन है मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देने हैं। पहले नियम के हिसाब से कार्बन परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। दूसरा तरीका भी है, आवर्त सारणी में जो कार्बन है वो चौथे वर्ग का तत्व है, इसलिए इसके बाह्यतम कोष या संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन 2,6 संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन।
तो अब हमें वही नियम निकालना है, पहले वाला, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, अब निकालने के लिए करना क्या है, यहां पर 4 दिया गया है। कार्बन के संयोजी कोष में हमें जोड़ना है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या है 3, तो 3 से गुणा हो जाएगा। और इस नियम के हिसाब से धनायन और ऋणायन हो तो क्या करना चाहिए, ऋणायन है तो इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ देंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉन इसी में प्लस कर देने होंगे। तो 4 प्लस 18, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्लस हो जाएंगे 2, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी आ जाती है, 24, तो हो जाएगी CO3 के संयोजी कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 24। यहाँ पर पूरे CO3 में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि हमने पहले कार्बन की निकाली, फिर ऑक्सीजन की निकाली, उसके बाद उनको प्लस कर दिया, ऋणायन को भी प्लस कर दिया, और हमें जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाती है वो CO3 में संयोजी कोष, CO3 के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यहाँ पर सिर्फ अभी पहला नियम लिया गया है, उसको एज ए एग्जाम्पल समझा गया कि हम सिर्फ संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं। अभी 4 नियम और हैं, उन नियम के हिसाब से ही चलते जाएंगे और हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने ऋणायन का देखा है और दूसरा एग्जाम्पल धनायन का देखते हैं। तो धनायन में अब नाइट्रोजन, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, संयोजी कोष की इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे कुल संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इसको शॉर्टकट में TVE भी कह सकते हैं। अब होगी क्या, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जैसा कि हमें आवर्त सारणी के हिसाब से पता है, तो नाइट्रोजन 5वें वर्ग का तत्व है और इसके बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की, नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, हाइड्रोजन इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो हो जाएगा क्या, नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको लिखेंगे कैसे, 5, अब हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो 5 धन 4, अब यहाँ पर एक धनायन है, नियम के हिसाब से धनायन है तो इलेक्ट्रॉन को कम कर देते हैं, तो -1, अब इस तरीके से इसकी संख्या क्या आ जाएगी, 8। अब कुल संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके NH4+ के कुल संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 आ जाती है। अब इसके बाद रूल नंबर 2 शुरू करते हैं। रूल नंबर 2 में जो सेंट्रल एटम होगा उसका चुनाव करना है, मतलब अगर कोई यौगिक है तो उसमें बीच में कौन सा एटम रखा जाएगा और उसके आसपास कौन से एटम्स रखे जाएंगे, इसका चुनाव करना है। तो रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग बात आती है कि हमें सेंट्रल एटम यानी मध्य परमाणु का चुनाव करना। मतलब बीच में कौन सा एटम या कौन सा परमाणु रखा जाएगा। अब इसके लिए समझते हैं तीसरा नियम क्या है। रूल नंबर 3, एटम को व्यवस्थित करना। एटम को व्यवस्थित करना। अब हमें यहां पर देखना है कि कौन सा एटम किस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा। सेंट्रल एटम को सेंट्रल में यानी बीच में रखकर बाकी के परमाणुओं को उसके चारों ओर आसपास रख देते हैं।
बीच में रखते हैं और शेष परमाणुओं को चारों ओर रखते हैं। अब यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन या एक संयोजी परमाणु है, उसे हमें सेंट्रल एटम के बिल्कुल बाहर की तरफ रखना है। अब देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में सभी परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड या एकल बंध से जोड़ देते हैं। मतलब जो भी परमाणु है उनको आपस में सिंगल बॉन्ड की हेल्प से जोड़ दिया जाता है। मतलब जो भी परमाणु होंगे उनमें से हमें सबसे पहला काम उनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, उसके बाद सेंट्रल एटम का चुनाव करना, उसके बाद उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना, और यह भी याद रखना कि उनमें कोई धन आयन या ऋण आयन तो नहीं है। अब देखते हैं रूल नंबर 5। इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार डॉट के रूप में प्रदर्शित करना कि परमाणुओं की अष्टक पूर्ण हो जाए। परमाणुओं की अष्टक यानी ऑक्टेट पूर्ण हो जाए। बस इतने 5 नियम आपको अपने दिमाग में रखने हैं। ये कोई वैसा नियम नहीं है, लेकिन जहां पे भी आप भूलेंगे ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। इसीलिए मैंने इसको इस तरफ लिखा हुआ है, और इन्हीं 5 नियम को, 5 रूल्स को मैं CO2 पे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। तो शुरू करते हैं CO2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। CO2। अब इस CO2 का हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमने शुरुआत में ही 2 नियम अप्लाई कर लिए थे। सबसे पहला नियम था संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। तो लिख लेते हैं, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। हमने कार्बन की पहले ही निकाल ली थी कि कार्बन में मतलब CO2 में, टोटल CO2 में कितनी होगी इसकी संख्या। चाहे तो एक बार फिर से देख सकते हैं। जैसे कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 6, O2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा और आ जाएगी इसकी संख्या 16। तो यहां पर लिखेंगे संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 16। अब इसके बाद दूसरा नियम, यहाँ धनायन और ऋणायन वाला था, जो कि इसमें हमें देखने को नहीं मिलता कि कोई धनायन है या ऋणायन है। चलते हैं रूल नंबर 2 में, सेंट्रल एटम या मध्य परमाणु का चुनाव करना। अब CO2 में 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन को यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे। हमें ये पता करना है कि कार्बन बीच में रहेगा कि ऑक्सीजन बीच में रहेगा। ये जानने के लिए हमें दूसरा नियम हमारी मदद करेगा। हालांकि इसका एक आसान तरीका भी है, जैसे हम पता कर सकते हैं कि परमाणु बीच में कौन सा रहेगा। इसके लिए हम समझते हैं कि जिस भी परमाणु की संख्या कम होगी उसको हम सेंट्रल एटम या मध्य परमाणु मान लेते हैं। जैसे अगर कार्बन की मात्रा है 1, ऑक्सीजन की मात्रा है 2, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कम है इसलिए हम इसे सेंट्रल एटम मान लेंगे। लेकिन CO2 में ये फॉर्मूला तो काम कर जाता है, लेकिन अगर CO की बारी आएगी तो यहाँ पर कार्बन भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है।
जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसको ही सेंट्रलाइट एटम माना जाता है। और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मदर ऑफ केमिस्ट्री यानी आवर्त सारणी की तरफ। इसे हमें याद करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आई बटन पे मैंने एक वीडियो दिया हुआ है जिससे आप आवर्त सारणी को याद कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस वर्ग में आता है, जो कि हमारी मदद करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता को समझने के लिए। तो समझते हैं आवर्त सारणी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ पे En से दर्शा रहा हूं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर वर्गों की संख्या बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर वर्ग वही रहता है, यानी ग्रुप वही रहता है। तो बाएं से दाएं जाने पर En का मान बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर इसका मान घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता है। इसीलिए यहाँ पे सर्कल को छोटा दिखाया है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आवर्त सारणी में नीचे चलने पे कम होती है और बाएं से दाएं जाने पर इंक्रीज होती है या बढ़ती है। और आवर्त सारणी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जिसका कम होता है उसे ही सेंट्रल एटम मान लेते हैं। अब समझते हैं CO2 पे ये चीज कैसे अप्लाई होती है। हमें मालूम है कि कार्बन चौथे ग्रुप का तत्व है और ऑक्सीजन पांचवें ग्रुप का तत्व है। मतलब कार्बन आवर्त सारणी में पहले मिल जाता है बाएं से दाएं जाने पर, उसके बाद मिलता है ऑक्सीजन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कार्बन का कम होगा और ऑक्सीजन का ज्यादा। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम है, इसीलिए कार्बन को हम CO2 हो या CO हो दोनों में सेंट्रल एटम मान लेंगे। तो CO2 में तो कार्बन की संख्या कम है, इस आधार को भी हम मान के उसे सेंट्रल एटम चुन सकते हैं, लेकिन CO में दोनों की मात्रा कम है, इसलिए हम सेंट्रल एटम मानेंगे कार्बन। तो देखते हैं CO2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जा सकता है। इन पांचों नियमों को हम CO2 में अप्लाई करके उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। CO2 में कुल संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल ली है हमने 16 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है। अब दूसरे नियम में सेंट्रल एटम को चुना, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी इसलिए कार्बन को हमने मध्य का या बीच का परमाणु मान लिया है। अब इसके बाद ऑक्सीजन की ज्यादा है इसलिए हम इसको आसपास रख देते हैं। अब हमें ये मालूम है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनको हमें लेविस डॉट सिंबल के अकॉर्डिंग दिखा देना है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में ये पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, इनको हम यहाँ पे दिया गया इस प्रकार डॉट्स को प्रदर्शित करना है जिससे उनकी अष्टक पूरी हो जाए। यहाँ पे हमें वो नहीं देखना है कि हम क्रम से 1 2 3 4 5 6 यहीं पे आएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर भी रख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी रख सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जहां से हम उनका अष्टक पूरी तरीके से दिखा सकें। बाह्यतम कोष में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, 2 2 4 2 6। इसी तरह से इसमें भी 2 2 4 2 6। अब कार्बन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, इसको भी हम अपनी सुविधा के अनुसार दिखाएंगे, 2 2 4। यहां तक हमारा ये नियम रूल नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं सभी परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड से दर्शाना है। इसके लिए एक चीज याद रखें, सिंगल बॉन्ड जैसे यहाँ पर एक A है और दूसरा परमाणु B है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, B के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये आपस में शेयरिंग करेंगे, इस शेयरिंग को दर्शाने के लिए हम एक लाइन खींच देते हैं जिससे ये पता चलता है कि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई है। अब इसको दूसरी तरीके से भी दर्शा सकते हैं कि A के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और B के बाह्यतम कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको सर्कल से भी दिखा सकते हैं कि A के पास A ने B से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और B ने भी A से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब दोनों में आपस में बराबर की साझेदारी होगी तभी हम ये सिंगल बॉन्ड
लगाएंगे। दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो ऑक्सीजन कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हमने एक लाइन ऐसे दिखा दी सिंगल बॉन्ड, और यहां से एक लाइन दिखा दी। इसी तरह से ये ऑक्सीजन भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसके काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पूरे हो गए। उसी तरह से इस ऑक्सीजन के 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पूरे हो गए। अब कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो उसके लिए भी ये लाइन ही प्रदर्शित करना पर्याप्त है कि सिंगल बॉन्ड का मतलब है कार्बन ने ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन ने कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए। इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए और इस ऑक्सीजन ने कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए। इसलिए ये दूसरा मेथड थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है। बना के देखते हैं। दो 2 4 2 6। अब ये ऑक्सीजन कार्बन से लेगा, तो इसको एक सर्कल से दिखा देंगे। मतलब इस ऑक्सीजन के खाते में कितने आ गए? 2 2 4 2 6 2 8, यानी इसका अष्टक पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। उसी तरह से इसमें भी देखते हैं। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। अब इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कराने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ले लेता है। तो अब गिनते हैं कार्बन के खाते में 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट पूरा होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और एक यौगिक बनाते हैं CO2। इसको लिखने का तरीका होगा, अब यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन ने कार्बन से 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है, इसलिए लगेगा डबल बॉन्ड। इसी तरह से इस कार्बन ने भी ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन ने कार्बन से 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यानी शेयरिंग की है, इसलिए इसमें भी लगेगा डबल बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन हम चाहे तो पूरे भी गिन सकते हैं, उनकी संख्या आनी चाहिए 16। गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी गिनेंगे, वो भी यही आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं CO3 डबल माइनस में क्या होता है। CO3 इस पे 2 माइनस के चार्ज दिए गए। सबसे पहला काम हमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों को निकालना है, तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जैसे निकालते हैं कार्बन का, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की संख्या 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसमें 2 माइनस चार्ज है, तो इस नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन है अगर माइनस चार्ज है तो उसको हम जोड़ देते हैं जितने माइनस चार्ज होते हैं, और जितने प्लस चार्ज है उनको उसमें घटा देते हैं। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा इसी के बीच में 4 + 2 + 6 × 3, तो इस तरीके से आ जाएगा 6 और 18 18 6 24, तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 24 हो जाएगी। यहाँ पर CO3 डबल माइनस के कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 है। दूसरे नियम के हिसाब से सेंट्रल एटम या मध्य परमाणु का चुनाव करना, जो कि उनकी विद्युत ऋणात्मकता या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है और कार्बन ऑक्सीजन की तुलना में पहले मिल जाता है, यानी 5वें वर्ग में मिल जाता है, जिसकी वजह से हम कार्बन को सेंट्रल एटम या मध्य परमाणु चुनते हैं। तो यहाँ पे कार्बन को रखते बीच में, ऑक्सीजन को इधर, इन तीनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। हमें मालूम है सिंगल बॉन्ड के दोनों सिरे पे एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 2 4 2 6 और 24 इलेक्ट्रॉन इनमें कंप्लीट करने हैं। अब इसके लिए ऑक्सीजन को पहले देखते हैं। ऑक्सीजन के पास हो गए 2 2 4 2 6 2 8। अब इस ऑक्सीजन को देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8।
2 2 4 2 6 2 8। अब यहाँ पे कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, उसका 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन, 2 2 4 2 6 और 1 7, इस कार्बन से लेगा तो 8, यहां से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। मतलब ये कार्बन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और ये ऑक्सीजन और कार्बन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो 2 माइनस के चार्ज हैं उनको हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे फॉर्मल -2 चार्ज लगा देते हैं। ये फॉर्मल चार्ज सीखना भी जरूरी है। इसको और थोड़ा सा आसान तरीके से देखते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। अब इनकी बॉन्डिंग के हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो अब कार्बन में देखो 2 3 4 बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर 2 2 4 2 6 एक साथ कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में देख लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8। अब यहाँ पर 2 2 2 4 2 6 2 8। अब ये कार्बन का पहले पूरा कराते हैं। कार्बन के बाह्यतम कोश में 2 2 4 2 6 2 8, मतलब यहाँ से एक घेरा बना देते हैं। मतलब कार्बन ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए और दोनों से 1 1 इलेक्ट्रॉन लिया। अब ये ऑक्सीजन इससे 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ये ऑक्सीजन इससे 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो इसकी संरचना बन जाएगी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर CO3 के लिए ऐसे ब्रैकेट लगा के -2 वैलेंसी दिखा देंगे और इससे CO3 -2 चार्ज का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से देखते हैं CO का लेविस डॉट स्ट्रक्चर CO। अब यहाँ पर 2 तरह के परमाणु हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। सबसे पहला काम इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों को निकालना। लिखेंगे कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहले ही निकाल चुके हैं कि कार्बन का होता है 4, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में होते हैं 6, तो हो जाएगा 6। दोनों की संख्या 1 1 है तो टोटल संख्या आ जाएगी 10, तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। अब हमें इनमें से सेंट्रल एटम निकालना है, 2 ही है, तो हमें इनकी विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अनुसार इन्हें मध्य का परमाणु बनाना पड़ेगा। हमें पता है कि कार्बन चौथे वर्ग का तत्व है, इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी और कार्बन को हम सेंट्रल एटम बनाएंगे। तो कार्बन को हम यहाँ पे रखते हैं C और यहाँ पे O। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है और हमें ये 10 इलेक्ट्रॉन इनमें दिखाने हैं। तो 3 3 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देते हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपस में इनकी शेयरिंग करा देते हैं 3 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब गिन लेते हैं कार्बन के खाते में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लाइन ये दर्शाती है कि ये इधर के भी इलेक्ट्रॉन है और उधर के भी। अब ऑक्सीजन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑक्सीजन के खाते में भी 8 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के खाते में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मतलब दोनों का अष्टक पूरा हो जाता है। दूसरी तरीके से भी इसको कर सकते हैं। कार्बन के बाह्यतम कोश में इधर 3 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, इधर 3, 2 इधर और 2 इधर, जैसा कि इसमें दिखाया था। अब कार्बन को इधर से पूरा करा देते हैं, तो कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 3 5 3 8। ऑक्सीजन में भी यही होगा और इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, यानी CO का लेविस डॉट स्ट्रक्चर चाहे ये कर दें चाहे ये बना दें, और उनका संरचना सूत्र इस तरीके से बनेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं।
Cn एक माइनस चार्ज है इसमें। अब इसके लिए संयोजी को उसके इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कार्बन का हमें मालूम है 4, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी संख्या हो जाती है 9। और यहाँ पर एक वैलेंसी है माइनस की, और माइनस आयन होगा यानी ऋण आयन होगा तो हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसकी संख्या आ जाएगी 10। अब कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 लिख दी हमने। इसके बाद दूसरा नियम, इसका सेंट्रल एटम देखना होगा कि किसको हम मध्य का परमाणु बनाएंगे। जैसे कि इसमें सिर्फ 2 ही परमाणु दिए गए हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, तो उसी तरीके से हम दिखाएंगे। 1 2 होते हैं, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये माइनस की वैलेंसी है तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। और नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में अब इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट हो गए हैं। अब कार्बन की नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा देते हैं, यानी 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करने हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन के भी पूरे हो गए। अब इसका फॉर्मल चार्ज दिखाने के लिए इसमें एक ब्रैकेट लगा के माइनस का एक चार्ज ऐसे दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका, कार्बन और नाइट्रोजन है, इनमें ये जो माइनस का इलेक्ट्रॉन होता है वो इसमें आ जाता है। अब ये कार्बन इस नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये नाइट्रोजन इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन, जिससे ये पता चलता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से या इस तरीके से, दोनों में से किसी तरीके से भी हम दिखा सकते हैं कि Cn-1 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब देखते हैं H2SO4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे सबसे पहले इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हाइड्रोजन है 2, सल्फर के बाह्यतम कोश में 6, ऑक्सीजन के भी बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या है 4, तो इसका 4 से गुणा हो जाएगा, तो होगा 2 6 प्लस 24 बराबर 32। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई यहाँ पर 32। अब इसके बाद दूसरा नियम होता है सेंट्रल एटम का चुनाव करना। जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसे हम मध्य का परमाणु मानते हैं। तो यहाँ पर एक नियम हमें और याद रखना होगा, जब हाइड्रोजन या एक संयोजी परमाणु हो तो उसे सबसे बाहर रखते हैं। अब H2SO4 में H2 ये हाइड्रोजन है तो इसे हम सबसे बाहर रखेंगे। SO4, अब इसमें S को हम रखते हैं मध्य का परमाणु, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की अपेक्षा कम है, इसलिए S को बीच में रखा। ऑक्सीजन को इसके चारों तरफ रख देते हैं और हाइड्रोजन को सबसे बाद में, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रखते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ पर रख देते हैं। अब हमें मालूम है कि सिंगल बॉन्ड के दोनों सिरों में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 32 में से कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 22 इलेक्ट्रॉन अभी हमें और भरने हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में रखते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8।
2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 2 2 2 4 2 6। अब ऑक्सीजन में इसमें देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8। अब इसके बाद सल्फर में देख लेते हैं। सल्फर में 2 2 4 2 6 2 8। इस तरीके से ऑक्सीजन के और सल्फर के अष्टक पूरे हो जाते हैं। और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में होता है और उसको कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ही आवश्यकता होती है। यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। जिस तरीके से H2SO4 का भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब आप किसी भी आयन का या मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 11th में या 12th में लगभग इसका यूज होता है, इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।